हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन तो कर ही रहे थे, लेकिन अब ज़रूरत है कि अगर हम थोड़ा बहुत थ्योरी क्लासेस भी कर लें तो कम से कम जो टॉपिक्स हमारे अच्छे से कंप्लीट नहीं है या जो टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आए हैं उनको थोड़ा सा समझने में अब हमें मदद मिलेगी। और अगर हम उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ज़्यादा वर्क करेगा। तो जैसे हम पेपर 1 को भी कर रहे हैं, यानी हम यूनिट्स वाइज चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, और पेपर 2 को भी कर रहे हैं। तो मेन फोकस हमारा इस टाइम आपका यूजीसी नेट एग्जाम का है। हालांकि टीजीटी पीजीटी का भी है, साथ साथ में उसका भी कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट भी ये क्लास देख सकते हैं क्योंकि होम साइंस है, आप सभी को हेल्प करेगा। या आप कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली मैं बात करूंगी यूजीसी नेट वाले, वो क्लास जरूर देखें और लास्ट तक देखें। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं फूड साइंस के बारे में, ठीक है, यानी खाद्य विज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक। सो फूड साइंस के बारे में थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे। और फूड साइंस का चैप्टर बड़ा भी है, तो आधा चैप्टर हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे एंड जो आधा चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास और देखते हैं फूड साइंस के बारे में थोड़ा सा। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं खाद्य विज्ञान यानी फूड साइंस के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को जीवन में क्या क्या चीजें चाहिए। भाई, अच्छा कपड़ा चाहिए पहनने को, एक बढ़िया रहने के लिए बढ़िया सा मकान होना चाहिए, खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यही तो लाइफ में चाहिए। हम क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्यों इतना पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इन्हीं 3 चीजों को फुलफिल करने के लिए ना, ताकि हम बढ़िया एक वक्त का अच्छा सा खाना खा पाए, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन पाए, हम बढ़िया अच्छे मकान में रह पाए, हमारे पास खुद का घर हो। सो उसी में आपकी जो एक मूलभूत आवश्यकता है, जिसको मैं रोटी कह रही हूँ, यानी एक भोजन कह रही हूँ, तो भोजन भी हमारी क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता है, जिनके बिना हम बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भोजन के बिना हम आने वाली जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यही होता है जो आपका खाद्य विज्ञान है, यानी एक तरीके से बोला गया है कि भोजन क्या है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है ना। तो यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं किया जाए तो हमें क्या लगती है, भूख लगती है, कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं रहती है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको खाना ना दिया जाए तो क्या आप कोई भी काम कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यानी भोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तभी हमारे अंदर एनर्जी आती है और तभी हम कोई काम कर पाते हैं। हम जो चल रहे हैं, जो फिर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, बोलने की एनर्जी भी खाने से ही आ रही है। अगर हमारे पेट में खाना ही नहीं होगा, जुबान से कुछ निकलेगा भी नहीं ठीक से। हाँ, वैसे तो निकलेगा लेकिन अच्छे से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मेन जो आवश्यकता है हमारी, वो भोजन है। भोजन हमारे क्या करती है, शरीर का निर्माण करती है। शिशु से वयस्क बनने तक की जो प्रक्रिया होती है वो भोजन के माध्यम से संपन्न होती है। रोज रोज के जो हम सामान्य कार्य करते हैं वो भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसके माध्यम से ही ये कार्य हो पाते हैं। सो भोजन की इंपॉर्टेंस तो आपने समझ ली। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि जो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हैं हिप्पोक्रेटिस, उन्होंने क्या कहा है इस चीज के बारे में, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि आयु विज्ञान और खाद्य पर शरीर की प्रक्रिया की समस्याओं के विषय में विचार किया था और कहा था कि बढ़ती हुई शरीर में अंतर्जात ऊष्मा अधिक पाई जाती है और उन्हें अधिकतम भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं भोजन के कार्य यानी फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस ऑफ फूड। तो भोजन के कार्य क्या है बारे में, यानी फंक्शंस ऑफ फूड, यानी फूड का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो भोजन का मुख्य कार्य शरीर की क्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक पदार्थ की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो भोजन के कार्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये 3 भागों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सो देखो, पहला है आपका दैहिक कार्य, या हम इसको कह सकते हैं शरीर क्रियात्मक कार्य, ठीक है, दोनों चीजें। दूसरा है सामाजिक कार्य और तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य। अब एक एक करके तीनों चीजों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सो देखो, पहला क्या है आपका दैहिक या शरीर क्रियात्मक कार्य, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका कार्य क्या है, शरीर को क्या करना, ऊर्जा प्रदान करना, यानी एनर्जी प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या है कि शरीर में जो नए तंतु हैं या मतलब कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करना, जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत वगैरह करना, ये सारे कार्य होते हैं। थर्ड है आपका हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाना और जो विभिन्न रोग हो जाते हैं उनसे रक्षा करना, यानी एक तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का भी कार्य करता
है। ठीक है, अगर आप खुद ही सोचो कि अगर हमें भोजन ना मिले और हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आएगी तो जितनी सारी बीमारियां हैं, कई सारी बीमारियां हमें घेर लेंगी। वहीं अगर हमें भोजन मिल रहा है, हम स्ट्रांग है, हमारे अंदर एनर्जी है, तो कोई भी बीमारी हम तक नहीं पहुंच सकती है। तो ये कारण होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका ऊर्जा उत्पादक भोज्य तत्वों की प्राप्ति के साधन। ठीक है, तो पहला देखो आपका है कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा ध्यान से, क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अपने शुद्ध रूप में शर्करा यानी शुगर और श्वेत सार यानी स्टार्च रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इतनी बात समझ में आ गई। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का कार्य करता है। आपके अंदर जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है वो आपका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। जैसे चावल वगैरह में आपको चीनी वगैरह वाली चीजों में भी आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिल जाता है। यानी जो भोजन का प्रथम कार्य है वो शरीर में ऊर्जा उत्पादी पदार्थों की क्या करना है, पूर्ति करना है। और खाद्य पदार्थों में जो भी पाए जाने वाले हमारे पोषक तत्व हैं, आप जानते हैं पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं भाई, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा और इत्यादि भी हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा पोषक तत्व कहलाते हैं, जो हमारे अंदर एनर्जी भरे। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट वसा आपकी एनर्जी देने का कार्य करता है, यानी ऊर्जा देने का कार्य करता है। तीसरे नंबर पे बात करूंगी तो प्रोटीन भी आता है, लेकिन प्रोटीन आपका थर्ड नंबर पे आएगा। पहले कार्बोहाइड्रेट वसा और थर्ड नंबर पे आपका क्या आता है, प्रोटीन आता है, मतलब उसकी बहुत कम मात्रा होती है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन इन्हीं का है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का। ठीक है, जो हमारे अंदर एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो ऊर्जा प्रदान करने वालों में आहारी पदार्थ हमारे आहार में सबसे अधिक पाए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर अनेक यंत्रों से निर्मित होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक क्या है, एक जीवित मशीन है ना। तो शरीर में जो अंग हैं वो दिन रात अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और इस एनर्जी अगर आप एक तरीके से ये बात करो, जैसे इंजन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताओ मुझे। इंजन को चलाने के लिए कोयले और पानी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार एक तरीके से कह सकते हो कि शरीर को चलाने के लिए भी इंजन का एक कार्य क्या है, हमारा एक भोजन है। भोजन, जब हम भोजन करते हैं तभी हमारा इंजन वर्क करता है, तभी हम कार्य कर पाते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, वैसे आप देखो शर्करा का देखो तो शर्करा खजूर, गन्ना, चुकंदर, शहद, अंगूर, गाजर, छुहारा या मीठे फल, दूध, इन सभी में क्या होता है, पाया जाता है। याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च क्या है, श्वेत सार अधिकतर कंदमूल जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया। ठीक है, अनाज में जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ठीक है, मक्का, साबूदाना, हरा केला, कच्चे फल, इन सभी में क्या होता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका स्टार्च पाया जाता है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना चाहिए, 50 से 55%। कितना, 50 से 55% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट अधिक सुपाच्य होता है और शरीर परिश्रम करने पर क्या होता है, ऊर्जा के रूप में ये क्या होता है, एक तरीके से बाहर हो जाता है। तो अगर आप जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खा रहे हैं तो उतना आपको वर्क भी करना पड़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ खाते ही रहेंगे, तो मोटापा भी बढ़ जाता है। जैसे चावल वाली चीजें भी हैं और बहुत ज्यादा जैसे मान लो मीठे पदार्थ भी हैं, अगर आप उनका सेवन कर रहे हैं तो उतना आप एक्टिविटी भी करिए, मतलब उतना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो फिर चीजें आपके बॉडी में नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन आप बिना एक्टिविटी के अगर वो चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपके मोटापे या फैट का कारण भी बन सकता है। तो इस चीज को बेसिकली ध्यान रखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं वसा की। ठीक है, यानी फैट की बात करते हैं। और फैट का तो आजकल पॉपुलर है, फैट बढ़ ही रहा है सभी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो पशु प्रदत्त वसा, तो इसके अंतर्गत आपका मछली, चर्बी, अंडे की जर्दी, घी, मलाई, दूध, मक्खन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, एनिमल्स फैट की बात कर रहे हैं हम। फिर आपका आता है वानस्पतिक प्रदत्त, यानी सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल, बादाम, सूखे मेवे, ये सभी चीजें आती हैं। आप सभी बखूबी इसको जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे कि वसा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से लगभग 2.5 गुना अधिक ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। यानी यहाँ पे बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी, 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
ठीक है, याद रखेंगे। वहां मैंने बताया 1 ग्राम से 4 और यहाँ पे मैंने बताया 1 ग्राम से 9, तो याद रखेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जैसे टीजीटी पीजीटी वाले में ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक। सो प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राणीज में आपका मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर ये सब आपके प्राणीज प्रोटीन में आ जाते हैं। वहीं अगर हम वानस्पतिक की बात करेंगे तो वानस्पतिक में आपके आते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आपकी दालें हो गई, आपके मटर हो गए, मूंगफली हो गई, बादाम हो गए, सूखे मेवे, सेम, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, किसमें, आपका वानस्पतिक वाले में, ठीक। तो यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम आपका जो प्रोटीन है, याद रखेंगे, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा, हाँ जी। तो आपका मैंने क्या बताया कि 1 ग्राम जो आपका प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन वो कितना आपको कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, 4 कैलोरी ऊर्जा, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में आपको बताया था, याद रखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं शरीर वर्धक एवं निर्माणक कार्य, ठीक। तो शरीर के अंदर कोशिकाओं की टूट फूट, मरम्मत कार्य, ये सारे क्या करते हैं, लगातार चलते रहते हैं, है ना, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो गर्भावस्था में आप जानते हैं कि भ्रूण का विकास होता है, बाल्यावस्था में शरीर का विकास होता है, युवा और प्रौढ़ावस्था में कोशिकाओं की टूट फूट होती है ना। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसको थोड़ा सा याद रखेंगे, वो क्या है, वो ये है कि नवजात जो शिशु है, ठीक है, नवजात का जो वजन है वो आपसे पूछा जा सकता है, नवजात का आपका वजन है तो कितना है, 2.7 से लेकर आपका 3.2 किलोग्राम होता है। कितना होता है आपका, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर आज जान लीजिए, 2.7 से 3.2 किलोग्राम होता है, जो उचित पोषाहार के कारण जो युवावस्था होने पर आपका कितना हो जाता है, 50.70 किलोग्राम हो जाता है, याद रखेंगे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रौढ़ावस्था में जो हम भोजन करते हैं वो शरीर को क्या वैसे ही बनाए रखता है और कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। तो हमारा जो शरीर है उसके निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाले हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, आपका खनिज लवण हो गया, जल हो गया, और बहुत सारी पोषक तत्व तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो शरीर जो रचनात्मक पोषक तत्व में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, आपके जल की होती है। जल क्या करता है, जल के कई सारे कार्य हैं भाई, शरीर का तापमान बनाए रखना, भोजन को घुलनशील बनाना, ठीक है, हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थों को मूत्र और पसीने के द्वारा बाहर निकालना, ये सब किसके कार्य हैं, ये सब आपके जल के कार्य हैं, है ना। तो क्या होता है कि पोषकों में सबसे अधिक मात्रा में जल होता है, ठीक है, आप जानते हैं, उससे कम आपका प्रोटीन और सबसे कम क्या होता है, आपका खनिज होता है। तो प्रत्येक कोशिका और ऊतक में पोषक तत्वों का कुछ भाग जरूर होता है, इतना याद रखेंगे। तो जिन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है वो शरीर वर्धक भोजन कहलाते हैं, क्योंकि ये शरीर में क्या करते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। प्रोटीन का जो मेन काम होता है ना, वो शरीर के वृद्धि में सहायक होता है भाई, वृद्धि और जो कोशिकाओं की टूट फूट होती है उनकी मरम्मत का कार्य मेन प्रोटीन ही करता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक। तो प्रोटीन और जल के अतिरिक्त अगर हम बात करें खनिज लवण में, आपका फास्फोरस, आपका लौह लवण, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब क्या है, आपके शरीर वर्धक माने जाते हैं। दांत और अस्थियों के निर्माण में आपका कौन सा है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और आपका फास्फोरस, ठीक, याद रखेंगे, किसके लिए, हड्डियों और दांत के लिए, ठीक। और वहीं लौह लवण में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, किसका, आपका वेट, आपका किसका निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन का। आयोडीन, अब जो आपकी ये जो गल ग्रंथि होती है ये सूज जाती है, इसके निर्माण मतलब इस ये ना जैसे होता है घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है ना। तो आयोडीन की कमी से ग्रंथि का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण आपका क्या होता है, ये जो रोग हो जाता है, जिससे ये आपके गले में ही बड़ा सा फोड़ी की तरह निकल आता है, सूजन की तरह, ठीक। सो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं इस पे और बात कर लूं, तो हमने बोला आपसे कि भाई प्रोटीन आपका दूध, पनीर, अंडे, मांस, मछली, सोयाबीन, दालें, सूखे मेवे, ये सब में होता है। वहीं अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम आपका दूध पाउडर वाला दूध है ना, यकृत हो गया, बादाम हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, गाजर, अंजीर, इन सब में क्या होता है, आपका कैल्शियम होता है।
वहीं फास्फोरस की बात करें तो पनीर है, मछली है, मांस है, जिगर है, दूध, छेना, मक्का, ठीक है, ये सब इसमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। अब वहीं अगर हम लौह लवण की बात करें तो लौह लवण में मांस है, अंडे की जर्दी, यकृत, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, केला, मुनक्का, ये सारी चीजें, ठीक, इनमें ये सारी चीजें होती हैं। आयोडीन की बात करें तो मछली है, मछली का तेल है, समुद्री मछली है, साग, हरी पत्तेदार जो आपके पेय पदार्थ है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पेय पदार्थ हैं, इन सभी में आपका आयोडीन होता है। वहीं जल की बात करें, जल को आप जानते हैं भाई, शुद्ध जल, रसदार फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य पेय पदार्थ, ये सब में, ठीक। अब बात करते हैं शारीरिक प्रक्रमों के नियंत्रण कार्य, थोड़ा सा इस पे बात करें तो यहाँ पे शरीर रक्षक एवं नियंत्रक भोज्य तत्वों की प्राप्ति के साधन, पहला देखो आपका विटामिन, तो मछली का तेल, अंडे की जर्दी, यकृत, मछली, पनीर, पीले रसदार फल, ये सब में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है, तो इनको बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भोजन के सामाजिक कार्य क्या हैं, ठीक है, भोजन के सामाजिक कार्य क्या हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो आहार मैत्री का आधार माना जाता है, यानी मनुष्य सामाजिक जो भी हम कार्यकलाप करते हैं उनमें भोजन ने एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। वो कैसे, जैसे मान लो आप कोई मतलब कोई प्रीति भोज कर रहे हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें से खाना ही है जो मेन है। आप शादी ब्याह कर रहे हो, उसमें क्या कोई इतना इंटरेस्ट हो कि क्या सिर्फ दूल्हा दुल्हन को देखने आते हैं या सिर्फ डांस करने आते हैं, नहीं, उनमें से ये भी देखने आते हैं कि भोजन कैसा है। मेन आपका जितना बढ़िया खाना रहता है, आप जानते हैं कि मेहमान भी अगर अपने घर जाते हैं उसके बाद दूल्हा दुल्हन की चाहे कम ही तारीफ करें, सबसे ज्यादा तारीफ किसकी होती है, भोजन की। अब अगर भोजन ना अच्छा हुआ, सब तो बढ़िया था लेकिन भोजन खराब था, मतलब खाने में मजा नहीं आई, वो सारे आइटम्स थे नहीं जो हमें चाहिए थे, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं बना था, वो अच्छा नहीं बना था, तो कई सारी कमियां निकालते हैं। वहीं अगर अब भोजन अच्छा हुआ, कई सारी वैरायटी आपने उसमें रखी हुई है, तो फिर लोग गुणगान गाते थकते नहीं थे। जो भी था जैसा भी था, भाई भोजन तो बहुत अच्छा था, आनंद आ गया खा के। यही होता है, नेचुरल चीजें हैं, ये हर कोई अपने माइंड में सोचता ही है। सबसे पहले इंसान जाता है तो भाई देखता है कि भाई नाश्ता कहाँ लगा है, खाने का कहाँ लगा है, और कुछ एक्स्ट्रा तो बीच बीच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस पे लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि शादियों पे। शादी पे तो वही लोग इंटरेस्ट रखते हैं जो उनके घर के मेंबर होते हैं, बाकी सब ये देखते हैं भाई दूल्हा दुल्हन अच्छे हैं कि नहीं है, जोड़ी कैसी है, उसके अलावा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को रहता नहीं है। सो मेन किरदार किसका है, भोजन का। यानी भोजन, कहते हैं ना कि भाई दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इसका कुछ लॉजिक भी है। और लॉजिक यही है कि अगर पेट खुश होता है तो दिल ऑटोमेटिक खुश हो जाता है। आप सोचिए, अगर आपको भोजन न मिले और आपको खुश होने के लिए कह दिया जाए, तो क्या आपके चेहरे पे स्माइल आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली, है ना। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सो ये रहा, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा हर जगह, चाहे मंदिर हो, गिरजा हो, मस्जिद हो, पूजा के अवसरों पर भी प्रसाद वितरित किया जाता है। तो मेन क्या है, आपका जो फूड है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम मनोवैज्ञानिक कार्य की बात करें तो भोजन हमारे शरीर आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संतोष को भी प्रदान करता है ना। कभी कभी आपने देखा है कि हाँ, कभी कभी आपको भूख भी नहीं लगी है और आपके सामने कुछ ऐसा डिश आ जाए, कुछ ऐसा सर्व करके आ जाए, आपका स्ट्रेस जो है, मतलब आप टेंशन में भी हो, आपके माइंड में कई सारे थॉट चल रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, लेकिन आपने वो भोजन सामने देखा है, उसको देखते ही आपका जो स्ट्रेस है ना वो कहीं गायब ही हो जाता है। कभी देखो लड़कियों को फुल्की खाते हुए, चाहे जितना टेंशन में है, मतलब 20 रुपए की फुल्की तो पक्का खा ही लेंगी, इतना तो मैं श्योर से बता सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मेंटली भी हमारा जो भोजन होता है ना वो हमें रिलैक्स प्रदान करता है, एक तरीके से हमें थोड़ा सा आराम होती है। अगर हमने भोजन को देखा है, खाना खाया, तो कई बार हमारा स्ट्रेस लेवल भी दूर हो जाता है। हम जो टेंशन ले रहे हैं, जिस चीज में हमें घबराहट है, वो भी कई बार दूर हो जाती है और चिंता भी हट जाती है। तो कई तरीके से, दोनों तरीके से इसका रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो पोषण वाला चैप्टर है, ठीक है, मतलब इसी में आपका जो फूड साइंस है, इसी में आपका पोषण वगैरह भी आता है। तो ये पोषण के मतलब शारीरिक कार्य क्या हैं, पोषण विज्ञान का कार्य क्षेत्र वगैरह, उसके कारक वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे और हम इस पे डिटेल पे भी बात करेंगे, ठीक है।
तो वृद्धावस्था में आहार का क्या महत्व है, इस पे भी हम बात करेंगे। पूर्व शालेय बालकों के पोषण में जो पोषक तत्वों की भूमिका है उस पे भी बात करेंगे। तो चैप्टर बड़ा है। खाद्य गुणवत्ता के बारे में आपके लिए जरूरी है, पूछा जाता है क्वेश्चन। खाद्य परिरक्षण के बारे में, तो कई सारी अभी बहुत सारी चीजें हैं। हैकअप वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। हैकअप से कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब जिसको हम HACCP कहते हैं। तो खाद्य पैकेजिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल में बात करनी पड़ेगी, मतलब क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं यहीं पे इसको विराम दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट क्लास में आई एम श्योर मैं जो पूरा होल चैप्टर है उसको कंप्लीट कर सकूँ। सारा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो क्वेश्चन आंसर हैं जो हम कर रहे हैं उसको भी करेंगे। तो ये जो हम लोग चैप्टर करेंगे ना कंप्लीट, इसके बाद हम इसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि देखो जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं तो शायद हम उस चीज से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, और चीजें हमें और बेहतर तरीके से भी समझ में आती है। सो यहाँ पे ये ऐसा आपका रहेगा। तो फुल आपकी क्लास बहुत मजेदार होने वाली है। लगातार इंटरेस्टिंग तरीके से हम बात करेंगे। जहाँ पे भी आपको लगे कि मैम इसको और अच्छे से डिटेल्स में मुझे समझाना चाहिए था, सो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी फूड साइंस के बारे में आप सभी थोड़ा बहुत तो नॉलेज, क्योंकि हमने PG वगैरह कर रखा है तो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज रहती है। ग्रेजुएशन में भी हमका होम साइंस सब्जेक्ट रहा होगा। सो बेसिकली ये आज की क्लास मैं इस बेस पे लेके आई हूँ, ताकि आप लगातार थ्योरी भी करते जाए, साथ साथ में प्रैक्टिस सेशन भी होता जाए। तो TGT PGT स्टूडेंट ये क्लास जरूर देख लीजिएगा। चाहे जो भी आप होम साइंस के सब्जेक्ट है आपका, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सभी एग्जामों में आपको ये सारी चीजें हेल्प करने वाली हैं। सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक क्लास देखा करिए। और जो मेरी पहले की जो क्लासेस हैं जो मैंने ली हैं, जो प्रैक्टिस सेशन कराए हैं, उनको भी साथ साथ में कंप्लीट करते जाइए, ताकि एक भी चीज आपकी छूटे ना। सो ये रही आज की क्लास। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास को ज्वाइन कर पाए। सो अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।